बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी एसटीईओ पीरा का जीके का होने वाला पेपर आज सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला हमारे पास सवाल है, परमानेंट सेक्रेटरीट टू कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ सार्क इज। सार्क का जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है? वो काठमांडू में है, याद रखिएगा। और फिर काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है। ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हेडक्वार्टर ऑफ, कि इसका जो हेडक्वार्टर है सार्क का वो कहाँ पे है? वो काठमांडू में है। और फिर ये सवाल भी सबसे ज्यादा अहम है कि टोटल मेंबर ऑफ सार्क कंट्रीज के कुल मेंबर्स की तादाद कितनी है? इसके मेंबर कंट्रीज जो कि अब हैं वो कितने हैं? टोटल 8 हैं। और फिर ये मोस्ट टेक्निकल सवाल है कि जब सार्क बनी गई थी तो उस वक्त कितने ममालिक थे? उस वक्त 7 ममालिक थे। एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, फिर बाद में कंट्री ने ज्वाइन किया था। एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, अर्लियर कितने थे बेटा? याद रखिएगा वो 7 थे। एंड द लास्ट मेंबर टू ज्वाइन सार्क, जिसने सार्क को ज्वाइन किया था वो कौन सा है? वो है अफगानिस्तान। वो कौन सा है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? वो है अफगानिस्तान, जिसने 2007 में सार्क को ज्वाइन किया था। और अब इसके टोटल मेंबर कंट्रीज की तादाद कितनी हो चुकी है? वो 8 हो चुकी है। बट अर्लियर वो कितनी थी? वो 7 थी। और लेटेस्ट एंड लास्ट मेंबर कौन सा है जिसने सार्क को ज्वाइन किया था? वो अफगानिस्तान है, जिसने 2007 में सार्क को ज्वाइन किया था। और फिर ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सार्क का आइडिया दरअसल किसने दिया था? ये बांग्लादेश के जो एक्स प्रेसिडेंट थे जियाउर रहमान साहब, उन्होंने ये आइडिया दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आइडिया ऑफ सार्क was given by, ये किसने दिया था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? ये दिया था जियाउर रहमान साहब ने, याद रखिएगा जी। इनका ताल्लुक बांग्लादेश से था, ये उनके एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये आइडिया किसने दिया था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? ये आइडिया दिया था जियाउर रहमान साहब ने। और ये कब कायम होती है? याद रखिएगा 8 दिसंबर 1985 को ये कायम होती है। और फिर इसका पहला समिट कब होता है? वो भी 1985 में ही होता है इसका पहला समिट, याद रखिएगा जी। द फर्स्ट summit was held in 1985। और फिर इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन से हैं? फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल वो कौन से हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? अबुल एहसान साहब हैं, याद रखिएगा जी। और फिर यह सवाल आ जाए कि अब कौन से हैं? वो हैं करंट सेक्रेटरी जनरल, याद रखिएगा जी। करंट सेक्रेटरी जनरल वो कौन से हैं? एमडी गुलाम सरवर, ये करंट सेक्रेटरी जनरल हैं जो कि 2023 से सर्व कर रहे हैं सार्क के बतौर सेक्रेटरी जनरल के तौर पर। और पहला सेक्रेटरी जनरल सार्क का कौन सा है? वो अबुल एहसान साहब हैं। और फिर जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन से हैं? एमडी गुलाम सरवर साहब हैं। और इसका जो पहला समिट हुआ था वो कब हुआ था? वो 1985 में हुआ था। और टोटल मेंबर कंट्रीज की तादाद कितनी है? वो 8 है। और उसको याद करने के लिए एक आसान सा फार्मूला होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। वो फार्मूला कौन सा है? दैट इज MBBS पेन। सो इसके टोटल मेंबर कंट्रीज को याद करने के हवाले से M स्टैंड्स फॉर मालदीव, B स्टैंड्स फॉर भूटान, and then B stands for Bangladesh, S for Sri Lanka, P for Pakistan, A for Afghanistan, I for India and N for Nepal। तो टोटल मेंबर कंट्रीज को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, दैट इज MBBS पेन। और उसमें कुल 8 कंट्रीज शामिल होते हैं। तो सार्क के हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो किसी भी कमीशन के इम्तिहानात में पूछे जा सकते हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स है, दैट इज विच इज प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस। वायरस के अंदर कौन सी जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जो तमाम वायरसेस में होते हैं? वो हैं
guanine, ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ओवरऑल देखा जाए अगर डीएनए और आरएनए के हवाले से उसमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली जो डीएनए है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जैसा कि यहां पे दिखाया गया है जी। और इस डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। याद रखिएगा जी, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थायामीन, इनको नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, नाम देते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनी बेसिस ये होते हैं, ये नाइट्रोजनी बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जी। अब डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है कि डीएनए में ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। आरएनए में भी 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लेकिन एक का डिफरेंस होता है। वो कौन सा होता है? वहां भी एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, लेकिन डीएनए में थायामीन होता है और आरएनए में थायामीन की जगह रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स यूरासिल पाया जाता है। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। दोनों में सेम जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहां आता है? वो थायामीन में आता है और यूरासिल में। डीएनए में क्या पाया जाता है? वो याद रखिएगा थायामीन, और जबकि आरएनए में क्या पाया जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट? थायामीन की जगह यूरासिल पाया जाता है। और फिर ये भी सबसे अहम सवाल है कि प्यूरिन्स और पैरिमिडीन्स किसे कहा जाता है जी? प्यूरिन्स और पैरिमिडीन्स। प्यूरिन जो है ये एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन, इन दोनों को कंबाइन तौर पर क्या कहा जाता है? प्यूरिन्स कहा जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और फिर पैरिमिडीन्स क्या होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? वो होते हैं पैरिमिडीन्स, साइटोसिन एंड थायामीन को कहा जाता है। याद रखिएगा जी, साइटोसिन एंड थायामीन को कहा जाता है, पैरिमिडीन कहा जाता है, जबकि प्यूरिन्स क्या है? एडेनिन और गुआनिन को कहा जाता है। ये जो एडेनिन और गुआनिन है ये दोनों में पाए जाते हैं, डीएनए में भी और आरएनए में भी पाए जाते हैं। एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन गुआनिन बोथ इन डीएनए, सेम इज द केस एडेनिन गुआनिन किस में पाए जाते हैं? ये आरएनए में भी पाए जाते हैं। और फिर वायरस के हवाले से यह सवाल सबसे ज्यादा अहम है कि वायरस की स्टडी को क्या नाम दिया जाता है? वायरोलॉजी नाम दिया जाता है। फिर वायरस के हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल एमसीक्यू है कि वायरस लिविंग है, नॉन लिविंग है, या इनका कोई और स्टेटस है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मुताबिक और इनकी जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम सिस्टम के हवाले से याद रखिएगा, 5 किंगडम सिस्टम में वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। याद रखिएगा जी, वायरस को नो एनी किंगडम, किसी भी एनी किंगडम में इनको नहीं रखा गया, क्योंकि 5 किंगडम सिस्टम है। 5 किंगडम सिस्टम में वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया, ना किंगडम प्लांटी में, ना एनिमिलिया में, और ना ही इसी तरह से प्रोटिस्टा में या कोई और किंगडम में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वायरस जो है इनका स्टेटस इन बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग के बिटवीन है। अब ये भी सबसे ज्यादा अहम है कि वायरस को लिविंग क्यों कहा जाता है? जस्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ डीएनए। और दूसरा, ये क्या करते हैं? नॉन लिविंग से किस तरह देखिए ये रेप्लिकेशन भी करते रहते हैं। तो वायरस को इन बिटवीन नॉन लिविंग और नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। और इनको जो 5 किंगडम सिस्टम है, उन 5 किंगडम सिस्टम में से किसी भी किंगडम सिस्टम में प्लेस नहीं किया गया, क्योंकि इनका जो स्टेटस है ये इन बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स होता है। इसी वजह से इनको 5 किंगडम सिस्टम में किसी भी जगह प्लेस नहीं किया गया। और इनके जो नाइट्रोजनी बेस पेयर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पे सवाल किया गया था कि वायरस के अंदर गुआनिन जो है वो ऑल वायरसेस में पाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। The next question is the number of waves passing through a point or per second is called as, उसको नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी, नाम देते हैं। ओवरऑल अगर फ्रीक्वेंसी के हवाले से देखा जाए उसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड इन अ यूनिट एरिया। वो वेव्स कोई भी वेव्स हो सकती है, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, कोई भी वेव्स हो सकती हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। वो साउंड वेव्स हो सकती हैं, वो लाइट वेव्स हो सकती हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, लेकिन किसी भी यूनिट एरिया में से हो अगर वो पास हो रही हूं
तो पर सेकंड का मतलब क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है, हमेशा फ्रीक्वेंसी जो है वो पर सेकंड में ही ली जाती है। इन केस जब हम उसका फार्मूला देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ साउंड वेव्स और नंबर ऑफ लाइट वेव्स पासिंग थ्रू एनी यूनिट एरिया इन 1 सेकंड या पर सेकंड एक ही बात है, उसको क्या नाम देंगे, फ्रीक्वेंसी नाम देंगे। और उसके मुकाबले में एक एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे मेंशन है जी, जो एक वेव होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेव का जो ओवरऑल पार्ट होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जो कि सबसे बिलो होता है या जहां पर डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे ट्रफ नाम दिया जाता है जी, उसे ट्रफ कहते हैं। और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जो वेव है उसे क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है, जैसे यहां पे मेंशन किया गया है, दैट इज क्रस्ट, उनको नाम दिया जाता है जी। अब इस पॉइंट को रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसको नोड भी नाम दिया जाता है जी, और जहां पे हाईएस्ट पॉइंट है इसको एंटी नोड भी कहा जाता है जी, नोड एंड एंटी नोड। अब एक ट्रफ और एक क्रस्ट के दरमियानी फासले को, यानी कि यहां पे हमारे पास क्या है, दैट इज अ क्रस्ट एंड अ ट्रफ, इसके दरमियानी फासले को जो नाम देते हैं वो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड कहलाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, जैसा कि यहां पे वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियानी फासले को, दैट इज अ ट्रफ एंड अ क्रस्ट, उसके दरमियानी फासले को क्या नाम देंगे, एम्पलीट्यूड नाम देंगे। या ये भी हम कह सकते हैं कि एक नोड और एंटी नोड के दरमियानी फासले को भी क्या नाम दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियानी फासले को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। अब वेवलेंथ क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेवलेंथ टू कंजक्टिव क्रस्ट्स या टू कंजक्टिव ट्रफ के दरमियानी फासले को क्या नाम देंगे, वो वेवलेंथ कहा जाता है। सो व्हाट इज अ वेवलेंथ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, यानी दो कंजक्टिव क्रस्ट वर्सेस क्रस्ट या ट्रफ वर्सेस क्रस्ट, जो उसे नाम देंगे क्रस्ट और ट्रफ, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको वेवलेंथ नाम दिया जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो एक फार्मूला होता है, फिजिक्स वालों को पता होगा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और अगर लैम्डा को देखा जाए तो लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं लैम्डा एफ लगा दूं तो एफ से कैंसल, यहां पे बेटा मैं एफ कर दूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू V over f. So lambda stands for the wavelength, V stands for the speed and f stands for the frequency. So lambda यानी वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, V ओवर f होता है। और फिर टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ड्यूरेशन, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको टाइम पीरियड नाम दिया जाता है। और टाइम पीरियड के हवाले से ये फार्मूला है। और ओवरऑल जो हमारे पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ मीन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, जैसा यहां पे बताया गया है कि ये वेवलेंथ है क्योंकि एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ के दरमियानी फासले को जो ओवरऑल क्या कहा जाता है, दैट इज वो वेवलेंथ कहा जाता है। या ये भी हम कह सकते हैं कि एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के दरमियानी फासले को भी क्या कहा जाता है, वो वेवलेंथ कहा जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो ये साइंस के हवाले से ये सवाल था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज इज कॉल्ड एज, उसको क्रॉपिंग नाम देते हैं। अमूमन ये होता है कि किसी भी जो इमेज है उसको फिट करना है या किसी इमेज में से अनवांटेड पार्ट को डिलीट करना है, कट करना है, उसके लिए टर्म जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज, वो क्रॉपिंग है। पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से एशियान जो है इसका पाकिस्तान मेंबर नहीं है। द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड एज, उसको एथोलॉजी नाम देते हैं। और अगर स्टडी ऑफ एनिमल्स आ जाए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उसको नाम देते हैं ज़ूलॉजी नाम दिया जाता है। और स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहा जाता है, उसको बॉटनी कहा जाता है। और स्टडी ऑफ फ्रूट्स किसे कहा जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, पामोलॉजी। पामोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। और स्टडी ऑफ बर्ड्स किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और स्टडी ऑफ बोन्स किसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। स्टडी ऑफ एग्स किसे कहा जाता है, ओलॉजी कहा जाता है। और स्टडी ऑफ लिवर किसे कहते हैं, हेप्टालॉजी कहा जाता है।
स्टडी ऑफ लिवर दैट इज हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? ऑन्कोलॉजी को कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी। और जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट होता है वो कैंसर स्पेशलिस्ट होता है। स्टडी ऑफ आइज किसे कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? स्टडी ऑफ आइज इज कॉल्ड एज ऑफ्थल्मोलॉजी कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ऑफ्थल्मोलॉजी कहा जाता है। और स्टडी ऑफ ब्लड किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंट स्टडीज के हवाले से अक्सर का इम्तिहान में, जीके में, साइंस में ये सवाल पूछता है। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमाटोलॉजी कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हेमाटोलॉजी। और फिर स्टडी ऑफ फॉसिल्स किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स, उसका नाम दिया जाता है पेलियंटोलॉजी, पेलियंटोलॉजी नाम दिया जाता है। और फिर स्टडी ऑफ टिश्यूज किसे कहते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? स्टडी ऑफ टिश्यूज दैट इज हिस्टोलॉजी, दैट इज हिस्टोलॉजी कहा जाता है। एंड स्टडी ऑफ सेल्स उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी या सेल बियोलॉजी, दोनों बेटा नाम है जी। स्टडी ऑफ सेल्स दैट इज साइटोलॉजी बेटा, उसको क्या नाम देते हैं? दैट इज साइटोलॉजी नाम दिया जाता है। और इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या नाम देते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी नाम दिया जाता है और बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी नाम दिया जाता है। ये डिफरेंट स्टडीज हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से भी और साइंस में भी ये मुख्तलिफ डेफिनेशंस पूछी जाती हैं वन वर्ड्स के हवाले से भी। सो स्टडी ऑफ फ्रूट्स दैट इज कॉल्ड एज पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स दैट इज बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स दैट इज zoology, स्टडी ऑफ फॉसिल्स दैट इज पेलियंटोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स किसे कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ एग्स ऑलॉजी, स्टडी ऑफ लिवर हेपेटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर दैट इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी। और जो एक कैंसर स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या नाम देते हैं? वो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है। और स्टडी ऑफ स्किन दैट इज डर्मेटोलॉजी, और जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो स्किन स्पेशलिस्ट होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। स्टडी ऑफ आइज किसे कहा जाता है? ऑफ्थल्मोलॉजी कहा जाता है। और स्टडी ऑफ टिश्यूज किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स दैट इज साइटोलॉजी और सेल बियोलॉजी, दोनों ऑप्शन अगर आ जाए दोनों ठीक हैं। एंड स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमाटोलॉजी, उसे कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइंस के हवाले से भी इंग्लिश के हवाले से भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। कि अगला सवाल यहां पे था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज के मलाखरा गेम प्लेड इन, ये कहाँ खेली जाती है? ये सिंध में ही खेली जाती है। देयर वर खालिज ऑफ events that led to the failure. There were series of event that led to the colossal failures. अब यहाँ पे बेटा आपने इंग्लिश का एक रूल याद रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और यहाँ पर एनालॉगी भी बताई गई थी। याद रखिएगा कि जब भी आ जाए रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वन ऑफ, नन ऑफ, नो वन ऑफ, neither of, either of, इन सब के बाद रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। इन सब के साथ बेटा ये नाउन क्या आएगा? P.N, प्लूरल नाउन, प्लस जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। दैट विल बी द सिंगुलर verb. For example, one of the students is coming, none of the boys is coming, either of the boys is coming, neither of the girls is present. तो ये रूल है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से अपने याद रखना है। वन ऑफ, नन ऑफ, नो वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, इन सब के साथ जो अगला नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ये रूल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन थिन आइस मीन्स ऑन रिस्की सिचुएशन। ये बेसिकली इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के हवाले से था, जैसे टू फेस द म्यूजिक मीन तनकीद का सामना करना, और इसी तरह से बेड ऑफ थॉर्न्स मीन कांटों के साथ लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ रोजेस खुशहाल जिंदगी हमेशा तो कभी नहीं हो सकती, जिंदगी या दुख सुख का संगम होता है। सो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ थॉर्न्स सेम एज वेल। तो ये क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन मीन, जैसे फसाद की जड़ बोलते हैं, द प्रॉपर्टी क्रिएटेड अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स।
तो ये जो है वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के हवाले से ये सवाल था। उसके बाद कंप्यूटर के हवाले से सवाल है, इन द url.org एक्सटेंशन इंडिकेट, वो ऑर्गेनाइजेशंस को वो इंडिकेशन करता है। उसके बाद द बैटल ऑफ हनैन एक्सपेंडेड मुस्लिम इन्फ्लुएंस ऑन विच साइड ऑफ अरेबिया, वो वेस्टर्न साइड ऑफ अरेबिया है। और फिर ये भी सवाल इस्लामियत के हवाले से सबसे अहम है कि किस गुज़वा को गुज़वा आज़ाब कहा जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, किस गुज़वा को गुज़वा आज़ाब कहा जाता है, तो वो गुज़वा खंदक है। जब आप सिलसिले में मशवरा दिया था कि भाई दुश्मन से कैसे निपटा जाए, तो उस वक्त एक सहाबी रसूल जिनका नाम था हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने ये मशवरा दिया था। हज़रत सलमान फारसी ने यह मशवरा दिया था कि शहर के इर्द गिर्द खंदकें खोदी जाएं, गड्ढे खोदे जाएं, ताकि दुश्मन को आने से रोका जाए। और फिर आप सल्लम ने उनके इस मशवरे को मान लिया था। और फिर ये सवाल इस्लामियत के वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खंदकें गड्ढे खोदने का मशवरा किस सहाबी रसूल ने दिया था, वो सहाबी रसूल हज़रत सलमान फारसी हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद ग्रेट वॉल ऑफ सिंध, वो रानी कोट फोर्ट को नाम दिया जाता है ग्रेट वॉल ऑफ सिंध रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स मीट विच ओशियन इन पाकिस्तान साउथ वेस्ट रीजन, ये इंडियन एंड यूरेशियन के दरमियान ये उस वक्त मिलती हैं जी। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फ्रीवेयर, वो VLC है जिसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में से नहीं है कंप्यूटर के हवाले से रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये बिल्ट इन होते हैं किसी भी कंप्यूटर के अंदर जी, बिल्ट इन कंप्यूटर। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो क्या करने पड़ते हैं, वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो बिल्ट इन नहीं होते रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, टू बी इंस्टॉल्ड। फॉर एग्जांपल जैसा MS वर्ड है, पावर पॉइंट, एक्सेल, PDF, इनको इंस्टॉल करना पड़ता है। और इसी तरह से और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको इंस्टॉल करना पड़ता है। सो दे आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट बिल्ट इन सॉफ्टवेयर वो क्या कहलाते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज प्रेजेंट इन MS एक्सेल, वो होम कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, विच इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड अगर एंटर करनी है तो Ctrl+M से ये एक शॉर्टकट की है वो इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+P जो है वो याद रखिएगा कि प्रिंट करने के हवाले से होती है, और इसी तरह से Ctrl+V जो है वो पेस्ट करने के हवाले से है, Ctrl+C कॉपी करने के हवाले से। ये डिफरेंट जो है कंप्यूटर्स और उसके हवाले से MS वर्ड और पावर पॉइंट के हवाले से ये डिफरेंट कीज इस्तेमाल की जाती हैं। विच कंक्वेस्ट लेड बाई साद बिन अबी वकास, साद बिन अबी वकास को फातिह ईरान कहा जाता है, याद रखिएगा जी। साद बिन अबी वकास को क्या कहा जाता है, फातिह ईरान कहा जाता है। और फिर किस सहाबी को सैफुल्लाह कहा जाता है, हज़रत खालिद बिन वलीद को कहा जाता है सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार कहा जाता है। तो ये भी इस्लामियात के हवाले से सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है, Which AI artificial intelligence platform is used to assist in generating text used in email? वो ChatGPT है। Name of Pakistan Stock Exchange Market, इसको KSE नाम दिया गया था। पहले ये लाहौर के साथ एप्लीकेशन था, लेकिन अब इसको क्या नाम दिया गया है, दैट इज KSE नाम दिया गया है जी। कराची चमन क्वेटा हाईवे इज नोन एज, उसको N25 नाम दिया जाता है। POA स्टैंड फॉर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, इसका एब्रीवेशन है। ये एक एक्रोनिम पूछा हुआ था, इंग्लिश में इसको नाम देते हैं, एक्रोनिम्स नाम दिया जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। एक्रोनिम्स नाम देते हैं, एक्रोनिम्स मीन एब्रीवेटेड वर्ड्स लाइक HEC, इट स्टैंड फॉर हायर एजुकेशन कमीशन, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, इंग्लिश के हवाले से एक्रोनिम्स कहलाते हैं। और यहां पर जो एक्रोनिम पूछा हुआ था दैट इज पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। ही वांटेड टू लीव बट he stayed until the end, तो इसमें कंजंक्शन जो है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। और इंग्लिश के हवाले से और जो कंजंक्शन होती हैं जिसको हम फाइन वॉइस नाम देते हैं, वो क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये इंडिकेशन होती है कि कोई सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा, और वो क्लासेस कौन सी होंगी, वो कोऑर्डिनेट क्लासेस होंगी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। The next question is,
विच टैब इज यूज टू इंसर्ट फुट नोट इन MS वर्ड। तो कंप्यूटर में ये रेफरेंस फुट नोट होता है। उसके बाद है कि तीर्थल रेंज लाइस इन द बाउंड्री ऑफ विच टू प्रोविंसेस, वो सिंध और बलोचिस्तान की बाउंड्री है। उसके बाद है कि नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इज इन, वो मुजफ्फराबाद में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज ऑफ एक्सेल, वो 400 से बढ़ के उसको आप जूम नहीं कर सकते। उसके बाद है कि हैपनिंग आफ्टर वंस डेथ दैट इज पोस्ट ह्यूमस, इसको नाम देते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, अमीनुल उम्मत इज द टाइटल ऑफ अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये टाइटल दिया गया था। उसके बाद है कि जो गस्लुल मलाइका है वो कौन से हैं, हजरत हंजला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। उसके बाद है कि ज़ुन्नुरैन किस सहाबी का लक़ब है, हज़रत उस्मान गनी का लक़ब है ज़ुन्नुरैन। दो नूरों वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियां उनका निकाह में दी थी, उनको ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद मौस्तैन मीन्स टू सूराफ, कुरान मजीद की वो दो सूरतें जो आखिरी दो सूरतें हैं, अल फलक और अन्नास, उसको क्या नाम दिया जाता है, उन दोनों को याद रखिएगा, मौस्तैन नाम दिया जाता है। द प्रोसेस थ्रू विच सनसेट जो क्रिएट एनर्जी, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, याद रखिएगा। अब फिशन और फ्यूजन में फर्क है। फिशन रिएक्शन क्या होता है, याद रखिएगा, फिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है कि जिसमें हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन होता है इनटू द स्मॉलर न्यूक्लियाई, सो दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। उसके बाद पॉपुलेशन वाइज रैंक ऑफ पाकिस्तान इज, वो 5th है दुनिया में। अब करंटली जो टॉप रैंक के पे है वो इंडिया है, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। एट द टॉप रैंकिंग इन द वर्ल्ड वो कौन सा है, इंडिया है। और पाकिस्तान में पहली डिजिटल सेंसस कब होती है, 2023 में होती है, याद रखिएगा जी। फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन पाकिस्तान, फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो पहली डिजिटल मर्दमशुमारी होती है वो कब होती है, वो 2023 में होती है। क्योंकि इससे पहले जितनी भी मर्दमशुमारी हुई थी, सेंसस हुई थी, वो मैनुअली हुई थी, लेकिन 2023 में, ये भी सवाल सबसे ज्यादा है, अब इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि पहली मर्दमशुमारी वो पाकिस्तान में कब हुई थी और फिर फर्स्ट डिजिटल सेंसस कब हुई थी, ये फर्क याद रखना है। जो फर्स्ट डिजिटल सेंसस है वो 2023 में हुई थी, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए गासिबाना इंग्लिश में क्या, सप्रेशन नाम बोलेंगे, इसका मतलब है किसी को डोमिनेट कर देना, किसी को सप्रेस कर देना, ये उसका राइट आंसर है। उसके बाद है कि पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज हेल्ड इन द ईयर 1962 में था। उसके बाद है कि एज पर 2024 पॉवर्टी रेट ऑफ पाकिस्तान इज वो 40% है। इज यूज टू लोकेट ए डिवाइस ओवर द नेटवर्क, वो IP उसको नाम दिया जाता है। रोम इज अ हार्डवेयर, रीड ओनली मेमोरी, बेसिकली एक हार्डवेयर है। उसके बाद हदीस विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द होली प्रॉफिट, उसको मरफू नाम दिया जाता है। इस्लामियात के हवाले से यह सवाल था, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल हमारे पास है, In 23rd January 2020, Pakistan has successfully launched a surface-to-surface ballistic missile. उसका नाम क्या था? उसका नाम गजनवी था। In 2025 में पाकिस्तान has done a military drill. पाकिस्तान ने मिलिट्री फौजी एक्सरसाइजेस की थी, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की थी, किस कंट्री के साथ? वो मोरक्को के साथ की थी। उसके बाद एक डेसिफर एंटोनिम क्या होता है? मिस इंटरप्रेट होता है। बेयर अवे मीन्स विन अ प्राइज, एंड गवादर लाइज ऑन विच सीट कॉस्ट, जो है वो अरेबियन इसका सही जवाब है, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। वो ब्रेन ड्रेन जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि जो एनरिच्ड ब्रेन होता है वो पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, मतलब इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, वो क्या होते हैं, पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। दैट इज़ नॉट अ क्लाइमेट चेंज का आउटकम। सो ब्रेन ड्रेन, उसके और भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं कि जब इंटेलेक्चुअल, जब स्कॉलर्स, जब रिसर्चर, जब साइंटिस्ट जो है वो किसी भी कंट्री को छोड़ के चले जाते हैं तो उसको ब्रेन ड्रेन नाम देते हैं, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट एम्ड एट IMF फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकॉनमी के लिए होते हैं। उसके बाद कि ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान में कब लॉन्च किया गया था? वो 1965 में, और जो ऑपरेशन था उसका नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर था। उसके बाद कि हु इज़ द 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, पाकिस्तान के 14वें सदर हैं। उसके बाद कि मॉनसून रेफर्स टू, ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स एक्चुअली इसका सही जवाब है। अगला सवाल है,
दैट इज IMF का हेडक्वार्टर कहां पे है? वो वाशिंगटन DC में है। He wanted to leave, but it's a conjunction, respected students. Which of the following is known as land of 1,000 lakhs? वो कौन सी है कंट्री? वो फिनलैंड कंट्री है, respected students. उसके बाद देखिए, who is the founder of Umayyad dynasty? वो कौन से हैं? मुआविया बिन अबू सुफियान हैं, जिन्होंने इस खिलाफत को जो है वो कायम किया था, respected students. उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, न्यूक्लियर वेपन्स एंडेड, उसको टोटल वार नाम दिया जाता है, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स. पाइड सजेशन, जिसने सजेस्ट किया था कि एज USA इम्पोज टैरिफ ऑन पाकिस्तान, वो निगोशिएशन विद द US है. उसको देखिए, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट मींस के विच वाज अ कॉलोनियल बिफोर, जो इससे पहले कॉलोनी थी, उसको नाम क्या देते हैं? पोस्ट कॉलोनियल स्टेट नाम देते हैं जी. विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन? ओजोन जो है इट्स फॉर्मुलाइज O3. तो ये कहां पे पाई जाती है? बेसिकली जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं, उसमें मेसोस्फेयर है, उसमें स्ट्रेटोस्फेयर भी है, और स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी स्ट्रेटोस्फेयर है भाई? दैट इज लोअर स्ट्रेटोस्फेयर. वहां पर ये ओजोन जो है वो पाई जाती है जी. कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1,000 lakhs, उसको फिनलैंड कहा जाता है, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स. अगला सवाल है, दैट इज 6 भाई खालिद का 60 120, इसका सही जवाब है 12 है. अब ये 12 सही जवाब कैसे आया है, इसको अभी सॉल्व करके देखते हैं जी. इट मींस हम ये भी लिख सकते हैं कि 6 into x into 60 एंड into हमारे पास 120 है. तो रूल ये होता है मैथ में बेटा कि आप एक्सटीरियर और एंटीरियर्स को मल्टीप्लाई करते हो, या जिसको अपने सादा से अल्फाज में पढ़ा होगा कि तरफ़ाइन का हासिल ज़र्ब इज इक्वल टू बराबर होता है वस्ताइन का हासिल ज़र्ब, ये मैथ के रूल के मुताबिक. सो हमारे पास तरफ़ाइन ये हैं 6 120, वस्ताइन क्या है? वो है x और 60. इसका मतलब है कि 6 ज़र्ब 120 इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ. अब मैंने अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x के अलावा बट्टा कर लेते हैं, ये मैथ का रूल है. बट्टा मैंने 60 कर दिया, बट्टा मैंने 60 कर दिया बेटा. 60 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, 6 से कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ 12 रह जाएगा. तो इसका सही जवाब क्या है? वो 12 है. ये मैथ के हवाले से था. उसके बाद रॉकीज माउंटेन इज इन वो नॉर्थ अमेरिका में है जी. सिल रेंज इज फेमस फॉर बेसिकली कोयला के हवाले से हैं. उसके बाद देखिए, टिबिया एंड फेबुला बोन्स आर प्रेजेंट इन, ये हाइंड लिम्स में पाए जाते हैं. अब फोर लिम्स और हाइंड लिम्स कौन से होते हैं? ये हमारे अगले तो जो दो बाजू है, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इनको नाम दिया जाता है. ये फोर लिम्स हैं, और ये जो टांगे होती हैं दोनों, इनको नाम क्या दिया? ये हाइंड लिम्स कहा जाता है, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स. तो ये जो बोन्स होती हैं, ये टिबिया एंड फेबुला, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये हाइंड लिम्स में पाई जाती हैं, फोर्थ लिम्स में नहीं पाई जाती. और फिर ये भी सबसे ज्यादा अहम सवाल है कि स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी वो कहां पर होती है? वो मिडल एयर में होती है, एयर में पाई जाती है. उसका नाम है स्टेपस, याद रखिएगा जी. स्मॉलेस्ट बोन वो कौन सी है, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? वो स्टेपस होती है, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स. और ये कहां पर पाई जाती है? ये एयर में पाई जाती है, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स. और लॉन्गेस्ट कौन सी होती है? फीमर बोन है, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स. लॉन्गेस्ट बोन इज वो फीमर बोन है, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स. ये स्टेपस कहां पाई जाती है? ये एयर में पाई जाती है. और ये कहां पर पाई जाती है? फीमर, ये लेग्स, टांगों में पाई जाती है, जो कि लॉन्गेस्ट बोन है. और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? वो स्टेपस है. वो कहां पाई जाती है? वो एयर में पाई जाती है. और एयर का ये जो एक्सटर्नल एयर है, बेसिकली एयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर. तो जो एक्सटर्नल एयर है उसको नाम दिया जाता है, पिना नाम दिया जाता है. यहां पे नहीं पाई जाती, बल्कि मिडल एयर में पाई जाती हैं. और वो जो स्टेपस, इनकस और 3 बोन टोटल पाई जाती हैं, उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी है? वो स्टेपस है. और ये कहाँ पाई जाती है? एयर में. और जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कौन सी है? दैट इज फेमर है. वो कहाँ पाई जाती है? वो लेग्स के अंदर पाई जाती है. साइंस के हवाले से ये सवाल था, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स. अगला सवाल हमारे पास है, अय्याम मादूदात किसके लिए होते हैं? ये बेसिकली रोजा रखने के हवाले से होते हैं. और फिर आपने फरमाया था कि अय्याम तशरीक कौन से होते हैं? अय्याम तशरीक ये वो 3 दिन होते हैं हज के मौके के ऊपर.
10, 11, 12 उस वक्त दो अय्याम तशरीक होते हैं कि इन 3 दिनों में रोज़ा बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि इस्लाम की तरफ से है और ये हुक्म है कि बाकी आप रोज़ा जो है रख सकते हो, लेकिन इन 3 दिनों में आप रोज़ा बिल्कुल ना रखो। ममानियत है और इसको अय्याम तशरीक कहा जाता है। और ये अय्याम मादूदात हैं, ये बेसिकली रोज़ों के हवाले से हैं और रमज़ान के रोज़ों के हवाले से है। उसके बाद है कि दाल ना गलना, इसका मतलब है कि ये एक मुहावरा भी है, मतलब किसी का काम ना होना, दाल नहीं गल रही। उसके बाद है कि सनत, जिसमें शायर एक ऐसा जू मानी लफ्ज इस्तेमाल करता है जिसके 2 मानी हों, उसे सनत इहाम कहा जाता है। यानी कि ऐसा लफ्ज जिसके 2 मानी बनते हों। उसके रुखसार देख जीता हूं, उसके रुखसार देख जीता हूं, आरजी मेरी जिंदगानी है, आरजी मेरी जिंदगानी है। ठीक है, अब यहां इस शेर में एक शेरी मिसाल है इहाम के हवाले से जी। ठीक है, अब यहां पे क्या है, उसके रुखसार देकर जीता हूं, मतलब उसके लब, महबूब के लब देखकर मैं जीता हूं। आरजी मेरी जिंदगी है। अब इसमें रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज आरजी है ना, इसका मतलब है गैर मुस्तकिल। पहला तो इसका मानी ये है, मतलब फना होने वाली। ठीक है, तो मेरी जिंदगी जो है वो फना होने वाली है और मैं सिर्फ उसके रुखसार देखकर ही जीता रहता हूं। ठीक है, एक मानी तो ये है। दूसरा, इस आरजी के मानी क्या है, आरएस से निकला हुआ है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है रुखसार। अब इसका मतलब क्या है कि महबूब के रुखसार को देखना ही मेरी जिंदगानी है। तो ये बेसिकली इहाम के हवाले से यहाँ सनत इस्तेमाल हुई, जहाँ एक लफ्ज को जू मानी इस्तेमाल किया जाता है। काल जो शब मस्जिद में जा फंसे मोमिन, काल जो सब मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात कटी खुदा खुदा करके। अब वो खुदा खुदा करके दोनों मीनिंग में, या तो हम अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह के जिक्र में, या तो बड़ी मुश्किल से रात कटी। तो ऐसी सनत जिसमें जो है एक लफ्ज़ के 2 माने लिए जाते हैं, जू माने लिए जाते हैं, उसको नाम दिया जाता है सनत इहाम नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे है शेर में, इसकी शेरी मिसाल है कि उसके रुखसार देख जीता हूँ, आरजी मेरी जिंदगानी है। अब इस आरजी से मुराद एक तो आरजी गैर मुस्तकिल फना होने वाली, ठीक है। दूसरा क्या है, आरज रुखसार को बोलते हैं, महबूब के रुखसारों की बात वो कर रहा है। तो उस हवाले से ये सनत इहाम का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। अगला सवाल हमारे पास है कि वो निशान जो किसी जुमले को मुकम्मल इख्तिताम पर लगाई जाती है उसे खत्मा कहा जाता है। और जुमला किसे कहते हैं कि जब हर्फ लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो बामानी हो, और बामानी वो एक मफहूम पैदा करे, उसके आखिर में आप क्या लगा सकते हो, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, उर्दू में से खत्मा कहा जाता है। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगला सवाल है कि वो उर्दू में कलमे जिनके मानी के लिए दूसरे अल्फाज की जरूरत होती है उन्हें हरूफ बाए बोस कहा जाता है। ये बेसिकली 2 जो हरूफ होते हैं, जैसे भारी हरूफ बनाने के लिए, मिसाल के तौर पर बे और हे को इकट्ठे लिखने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या हैं, हरूफ बाए बोस कहलाते हैं। इसके बाद हरूफ शमसी और हरूफ कमरी कौन से होते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हरूफ शमसी और फिर हरूफ कमरी या कमरी हरूफ। तो इनके लिए याद रखिएगा एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अशम्स, और कमरी हरूफ के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है लफ्ज अल कमर। अब अल कमर में चूंकि अलिफ और लाम पढ़ा जा रहा है, लिखा भी जा रहा है, अशम्स में क्या है, अलिफ और लाम लिखा तो जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा। तो ऐसे हरूफ कि जिनमें अलिफ और लाम लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, मिसाल के तौर पर अब्दुर्रहमान, अब्दुस्समद, ठीक है। इसी तरह से अब्दुशकूर, अब्दुस्तार। अब ये सीन, शीन, स्वाद, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये शमसी हरूफ हैं। और कमरी हरूफ ऐसे हरूफ होते हैं कि जिनके साथ अलिफ और लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है जी। जैसे मिसाल के तौर पर अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल मन्नान, काफ, मीम, वो क्या कहलाते हैं, ये वो हरूफ कमरी कहलाते हैं। उर्दू में 14 हरूफ कमरी हैं और 14 ही हरूफ शमसी हैं, याद रखिएगा 14 और
14 ही हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है। और हरूफ मुकत्तियात कौन से होते हैं कि जिनके मानी और मफहूम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को ही पता है, जैसे अलिफ लाम मीम, जैसे यासीन, जैसे ताहा, जैसे काफ हा या आइन साद, उनको हरूफ मुकत्तियात कहा जाता है। कुरान मजीद में भी हरूफ मुकत्तियात का इस्तेमाल हुआ है। और फिर एक और उर्दू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शरारती हरूफ किन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा। शरारती हरूफ, इसका मतलब है ये शरारतें करते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने पीछे इनके हर्फ कोई ना कोई हर्फ अटैच होगा, लगा हुआ होगा, लेकिन अपने आगे ये किसी भी हर्फ को नहीं लगने देते। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं लिख रहा हूं अब्दुल मुत्तलिब। अब आइन बे दाल है, देखो दाल से पहले बे है, लेकिन दाल के आगे कोई हर्फ नहीं है। बेशक होगा लेकिन वो अलहदा होगा, वो इकट्ठे मिला हुआ नहीं होगा। और शरारती हरूफ में क्या है, दाल, डाल, रे, जे, योए, ये सारे क्या हैं, ये शरारती हरूफ कहलाते हैं। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे। मिसाल के तौर पर मैं लफ्ज लिखता हूं हरूफ है जी, ये रे है, उसके बाद वाव अगर आ रहा है तो वो अलहदा आ रहा है। जैसे जरूरत है, रे है तो उसके बाद वाव अलहदा आ रहा है। ये अपने पीछे कोई ना कोई हर्फ अटैच होगा, लेकिन अपने आगे ये किसी को भी नहीं लगने देते रेस्पेक्टेड, ये याद रखिएगा। उसके बाद है कि हीरे की कनी, उसका मतलब क्या है कि वो खाना वो खुदकुशी करना होता है। बनी इसराइल की तरफ से आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। तो ये इस्लामियात के हवाले से सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो दाल ना गलना बेसिकली एक मुहावरा है। उसके बाद दुरुस्त इमला वाला लफ्ज कौन सा है, वो नाराजी है। याद रखिएगा, नाराजगी लफ्ज गलत होता है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है नाराजी, ठीक है। तो गाफ वाला लफ्ज ये गलत होता है। नाराजगी लफ्ज कभी नहीं होता, नाराजी होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और इसी हवाले से उर्दू में याद रखिएगा, आप कभी भी इस तरह, इसलिए, जिस तरह, इनको इकट्ठे लिखना नामुनासिब है। फिर आप कैसे लिखोगे, आप अलहदा करके लिखोगे, इस तरह लिखोगे जी, इसलिए लिखोगे जी, ये सही है जी, जिस तरह लिखोगे, ठीक है। इसी तरह से उर्दू में लफ्ज तैराकी गलत है, लफ्ज पैराकी होता है। वो बड़ा तैराक है, ये गलत है। वो बड़ा पैराक है, ये सबसे बेहतर है, ये सबसे सही लफ्ज है। नाराजगी लफ्ज गलत है, नाराजी ही लफ्ज जो है वो सही होता है। उसके बाद है कि चपलश किसे कहते हैं, झगड़ा होता है। फजर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है, सुबह सादिक से पहले, यानी कि जो सूरज निकलने से पहले जो होता है, सुबह सादिक के बाद नहीं होता। सुबह सादिक से पहले होता है फजर की नमाज जो है उसमें। और फजर की नमाज में जो अजान होती है उसमें जो जिस लफ्ज़ का इजाफा किया जाता है वो कौन सा है, वो है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मतलब नमाज सा सला नींद से बेहतर है।